हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी जो क्लासेस चल रही है डॉक्टर अजय रावत सर की बुक को कंप्लीट करने की, तो उसी की सीरीज को दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। और यह है दोस्तों हमारा पार्ट 4। और पेज नंबर की बात करें तो 141 से लेकर 193 तक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो गढ़वाल पारस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और जो गोरखा शासन है वह भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। और इसके बाहर आपका एक भी प्रश्न यहाँ पे उत्तराखंड हिस्ट्री से नहीं छूटने वाला है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। और उससे पहले आपको बता दें कि पार्ट 1 दोस्तों यहाँ पे है, एक अलग प्लेलिस्ट बनाई है अजय रावत बुक के नाम से, आप जरूर देखिए। पार्ट 1 यह है, पार्ट 2 यह है और पार्ट 3 यह है। तो इन तीनों में अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी डिस्कस किए हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास। पेज नंबर 141 से लेकर पेज नंबर 193 तक आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 यानी दो पार्ट में कर रहे हैं। पहले कुछ पेज हमारे जो गढ़वाल महाराज के वो बच गए थे और इसके बाद दोस्तों जो गोरखा शासन है वो हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और डिटेल के साथ डिस्कस करते चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से और यह है दोस्तों गढ़वाल पावर वंश का। तो पहला क्वेश्चन है और इसका आंसर दीजिए जरा कि सिखों द्वारा गढ़वाल पर 2 बार आक्रमण किया गया। एक बार किया गया था 1775 में और एक बार किया गया था 1778 में। तो किस पंवार शासक के काल में यह आक्रमण किया गया था, यह आपको बताना है। जैकिर शाह, ललित शाह, फतेह शाह या फिर प्रद्युम्न शाह। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो सकता है। एमसीक्यूज के माध्यम से करेंगे दोस्तों और डिटेल से पढ़ते चलेंगे। तो क्या होगा इसका सही, जैकिर शाह होगा, फतेह शाह होगा, ललित शाह होगा या फिर प्रद्युम्न शाह होगा। तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा ललित शाह। और ललित शाह से दोस्तों जो फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं वो यह है कि यह ऐसा शासक हुआ जिसकी मृत्यु मलेरिया से हुई। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिखों ने इसी के काल में 2 बार आक्रमण किया, 1775 में किया और 1778 में भी किया। और देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे तीसरा फैक्ट है कि बगवाली पोखर का युद्ध हुआ था जो 1779 में हुआ था, मोहनचंद के बीच में और ललित शाह के बीच में। तो यहां से एक प्रश्न हमारे ये हो चुका है। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न पे और क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूछा है कि किस पंवार शासक की मृत्यु पर उसकी 4 रानियां सती हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा जरा बताइए दोस्तों। ललित शाह, श्याम शाह, जैकिर शाह या फिर महिपत शाह। तो क्या इसका सही आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों जो 4 रानियां सती हुई थी वह हुई थी जैकिर शाह की। तो विशेष ध्यान रखना, जैकिर शाह की 4 रानियां सती हुई थी और जो देवप्रयाग का जो रघुनाथ मंदिर है ना वहां पर वे सती हुई थी, क्योंकि मृत्यु वहीं पर हुई थी जैकिर शाह की। और श्याम शाह की बात करें तो इसकी 60 रानियां सती हुई थी जब इसकी मृत्यु हुई थी। और जैकिर शाह से इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों यहां पे यह बनते हैं कि जैकिर शाह ने राखी नामक कर देना स्वीकार किया था सिख आक्रमण से बचने के लिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर नोट डाउन करें। फिर देखिए दरबारी षड्यंत्र से ये काफी परेशान हो गया था और दरबारी षड्यंत्र से परेशान होने के बाद इसने अपनी जो गद्दी थी वो त्याग दी थी और कहां चला गया था, देवप्रयाग चला गया था, रघुनाथ मंदिर में चला गया था और वहीं इसकी मृत्यु होती है और इसकी 4 रानियां भी वहीं पर सती होती है उसके साथ। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये हो चुका है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कि पाली गांव का युद्ध हर्षदेव जोशी और मोहनचंद के मध्य कब हुआ था। देखिए दोस्तों अभी पाली गांव के युद्ध के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे जब गोरखा शासन आएगा। तो फिलहाल आप यहां पे बताइए कि पाली गांव का युद्ध हर्षदेव जोशी और मोहनचंद के बीच में कब हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना दोस्तों। वैसे जितने भी प्रश्न हमने रखे हैं सभी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर भी इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट करना। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो हाँ दोस्तों, अगर इसके सही आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा 1786। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर्षदेव जोशी और मोहनचंद के बीच में यह युद्ध हुआ था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और इसका आंसर दीजिए जरा कि गढ़ गीता संग्राम और गणिका नाटक पुस्तक के लेखक कौन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बताइए दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा। हरिकृष्ण तुड़ी, मुकुंद लाल, मती राम या फिर मौला राम। तो देखिए इसका दोस्तों सही आंसर क्या है आप सभी जानते होंगे और सरल प्रश्न है और मौला राम दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब जरा मौला राम जी से प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। हमने लगभग आपको 5 या 6 बार आपको ये रिवाइज कराया है। अगर आपने ये क्लासेस पहले देखी होगी दोस्तों तो यकीनन मौला राम जी से आपका एक भी फैक्ट गलत नहीं होने वाला। तो देखिए 1743 में जन्म हुआ था, तो जन्म हुआ था 1743 में और श्रीनगर में जन्म हुआ था। पिताजी का नाम मंगत राम था, माताजी का नाम रमा देवी था, गुरु का नाम राम सिंह या फिर राय सिंह था। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो व्यक्तिगत जीवन से है, व्यवसाय की बात करें तो स्वर्णकारी था, चेतु माणको इसके शिष्य थे और मृत्यु की बात करें तो 1833 में मृत्यु हुई थी।
तो यहां तक तो ये व्यक्तिगत जीवन हो गया। फिर देखिए रचनाओं की बात करते हैं। ब्रज भाषा में लिखी थी उन्होंने गणगीता संग्राम, और भी यहाँ पे रचना है दोस्तों, जैसे देख सकते हैं मनमत सागर हो गया, है ना, वैराग्य मंजरी, स्तुति मंजरी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी रचना है, जैसे श्रीनगर दुर्दशा, बहुत सारी रचना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख चित्रकार थे तो मोर प्रिया, कदली प्रिया, अभिसारी नायिका, उत्कंठिता नायिका बहुत इंपॉर्टेंट है, और मयंक मुखी। तो ये सभी जो चित्र हैं ये मोलाराम जी के हैं। अब दोस्तों जरा अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। देखिए जो मोलाराम है उन्होंने अपनी रचना में स्वयं को साधु संत कहा था। आनंद कुमार स्वामी जिन्होंने राजपूत चित्रकला यानी राजपूत पेंटिंग लिखी थी, उन्होंने मोलाराम को आचार्य कहा था चित्रशैली का, यानी गढ़वाली चित्रशैली का, है ना। मोलाराम संग्रहालय की बात करें तो श्रीनगर में आपको मिलता है। फिर यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मोलाराम ने नेपाल जो शासक है रणजोर सिंह थापा, यानी नेपाल शासक कह सकते हैं रणजोर सिंह थापा को, उसे दानवीर कर्ण की उपाधि दी थी। तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है। और देखिए दोस्तों बैरिस्टर मुकुंदन लाल ने मोलाराम जो गढ़वाल पेंटिंग है उसका प्रकाशन 1968 में किया, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। यह तिथि आपको कहीं पर 1969 भी देखने को मिलती है, तो कंफ्यूज मत होना। वैसे तो 1968 है, अगर 68 ऑप्शन में नहीं आता है तो उस स्थिति में आप 1969 चले जाना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और इसका आंसर दीजिए जरा कि गढ़वाल में भयंकर अकाल किस वर्ष पड़ा था? 1751, 1752, 1851, 1795। तो देखिए दोस्तों ये हम आपको एक बार रिवाइज करवा रहे हैं। वैसे हमने ये बहुत पहले पढ़ा दिया था, और रिवाइज हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हम आपको सीरियल वाइज और पेज नंबर आपको कंटिन्यू करवा रहे हैं। तो गढ़वाल में भयंकर अकाल किस वर्ष पड़ा था? तो देखिए अकाल की बात करें तो ये पड़ा था दोस्तों, आपको ध्यान रखना है 1795। देखिए हम कहते हैं 51-52, यानी जब 51-52 का जो अकाल पड़ा था वो 1851 था, यानी 1851 संवत था। लेकिन अगर वर्ष की बात करें तो ईयर की बात करें तो 1795 आपको ध्यान रखना है, क्योंकि संवत नहीं पूछा है, नॉर्मल ईयर आपको पूछा है। फिर है राजपूत पेंटिंग जो हमने आपको पूछा था, आनंद कुमार स्वामी, इसके बिल्कुल सही है। और अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि गोरखाओं ने अपना जो प्रतिनिधि गढ़वाल में किस वर्ष भेजा जिससे वह गढ़वाल के आंतरिक जो क्षेत्र है वहां पर हस्तक्षेप कर सके? तो देखिए ये किया था दोस्तों उन्होंने 1801। कब किया था? 1801। आपको ध्यान रखना है। देखिए 1790 में तो इन्होंने कुमाऊं पर आक्रमण किया था, 1790 पर इन्होंने कुमाऊं पर आक्रमण किया था, और 1791 पर इन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। और अगले साल यानी 1792 पर जो लंगूरगढ़ की संधि थी वह हुई थी। 1791 में आक्रमण, 1792 में संधि हुई थी लंगूरगढ़ की, है ना। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। और प्रश्न 8 की बात करते हैं तो रामाधरणी व खंडूड़ी किसके प्रमुख मंत्री थे? तो प्रमुख मंत्री किसके थे? तो बताइए जरा, ललित शाह के थे, प्रद्युम्न शाह के थे, जैकी शाह के थे, या फिर मान शाह के थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जरा बताइए। तो हाँ दोस्तों अगर इसके सही आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा प्रद्युम्न शाह, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप यहां पे देखिए प्रद्युम्न शाह के बारे में यहां पर यह फैक्ट हैं, और यही फैक्ट आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए दोस्तों जरा कि पाली गांव का युद्ध 1786 में हुआ था हर्षदेव जोशी और मोहनचंद के बीच में, और हर्षदेव जोशी के साथ यानी यहां पर जो था ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहा था? ये कर रहा था प्रद्युम्न शाह का। फिर है दूसरा लंगूरगढ़ का युद्ध जिसे भैरवगढ़ का युद्ध कहते हैं, 1791 में हुआ था, प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच में हुआ था। फिर अगला है 1795 में, यानी संवत की बात करें तो 1851 1852 जब अकाल पड़ा था, जिसे 51-52 कहते हैं। 1803 में भयंकर भूकंप आया था, यह भी काफी बार पूछा गया है। और 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो जाती है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों लास्ट यहां पे यह है प्रद्युम्न शाह से कि गढ़वाल का इसे हुमायूं भी कहते हैं। रामाधरणी और खंडूड़ी इसी के क्या थे? इसी के प्रमुख मंत्री थे। अब है क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर दीजिए जरा कि लंगूरगढ़ का युद्ध किस वर्ष हुआ था? लंगूरगढ़ का युद्ध, तो अभी हमने आपको बताया था कि लंगूरगढ़ का युद्ध हुआ था 1791 में, और इसी के एक साल बाद यानी लंगूरगढ़ की संधि हुई 1792 में। तो यह फैक्ट भी ध्यान रखना। और 10वां क्वेश्चन है लास्ट, और यहां पे पूछा है यानी जो हमारा पावर वंश है उससे है। इसके बाद हम गोरखा शासन की बात करेंगे कि गढ़वाल में भयंकर भूकंप किस वर्ष आया जिसमें अजय पाल का भवन नष्ट हो गया था? यह प्रश्न हमने इसलिए रख दिया क्योंकि यूकेएसएससी ने आपको पूछा है, और आप सभी इसका आंसर जानते हैं 1803 इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब बात करते हैं दोस्तों अपना जो यहाँ पे जो गोरखा शासन है वो कंप्लीट करते हैं, और पेज नंबर 151 से लेकर है ये, यानी जो गोरखा शासन हमारा शुरू होता है वो पेज नंबर 151 से होता है और पेज नंबर 193 तक चलता है। तो यहां पर अब इसे हम कंप्लीट करते हैं। तो बताइए दोस्तों 11वां क्वेश्चन है, और इसका आंसर दीजिए जरा कि जनवरी 1790 में कुमाऊं पर आक्रमण के समय नेपाल का नरेश कौन था? बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा? प्रताप शाह, विक्रम शाह, नारायण शाह, या फिर रण बहादुर शाह? तो इसका दोस्तों जरा आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा।
तो जी हाँ दोस्तों, अगर इसके सही आंसर की बात करें तो रण बहादुर शाह इसका बिल्कुल सही है और अभी हम यहाँ पे डिटेल डिस्कस भी करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए जरा कि नेपाल नरेश जो रण बहादुर है उनकी संरक्षिका कौन थी? राजेंद्र राजलक्ष्मी, रानी नेपालिया, रानी कटोची या फिर खनेती देवी? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का कि नेपाल नरेश जो रण बहादुर थे उनकी संरक्षिका कौन थी? तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है राजेंद्र राजलक्ष्मी। और एक प्रश्न दोस्तों आपको है, इन तीनों रानियों के बारे में आपको एक एक लाइन लिखनी है, यानी इनकी ये किसकी संरक्षिका थी। और यहां पर जैसे खनीति देवी है, इनसे भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था, इनके बारे में दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों एक एक पॉइंट इनके बारे में जरूर लिखना। अब बात करते हैं हम गोरखा शासन पे। देखिए जो हमने यहां पे पढ़ रहे थे, अब इसे जरा डिटेल व्याख्या के साथ देखते हैं। देखिए जब हम गोरखा शासन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट नाम आता है दोस्तों वे आता है पृथ्वी नारायण शाह। और पृथ्वी नारायण शाह से इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने नेपाल के 24 रियासतों का एकीकरण किया था। तो आधुनिक नेपाल या आधुनिक जो गोरखा है उनका जो एकीकरण या जो जन्मदाता था, जो आदि पुरुष था, वह कौन था? वह था पृथ्वी नारायण शाह। और यहीं पर बात करें दोस्तों इनके पिता की, तो उनके पिता का नाम था नर भूपाल शाह। अब यहाँ पे जब यानी जो पृथ्वी नारायण शाह कुछ काल तक राज करते हैं, 1775 तक राज करते हैं, फिर उसके बाद उनका जो बेटा है प्रताप शाह वो गद्दी पर बैठता है और 1775 से लेकर 1777 तक यानी 1775 से लेकर 77 तक गद्दी पर रहता है और जल्द ही इसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह रण बहादुर शाह गद्दी पर बैठते हैं। देखिए 1778 से लेकर 1800 तक यहाँ पे वो राज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे 1778 यानी बीच में 1790 भी आएगा और 1790 आएगा, इसका मतलब कुमाऊं पर आक्रमण इसी के काल में हुआ था, गढ़वाल पर आक्रमण इसी के काल में हुआ था। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखिए संरक्षिका की बात करते हैं तो संरक्षिका दोस्तों है राजेंद्र राज्य लक्ष्मी। इंद्र लक्ष्मी कई बार नाम आता है, तो फिलहाल आप ध्यान रखना राजेंद्र राज्य लक्ष्मी और चौतरिया बहादुर शाह ये इसके संरक्षक थे। और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए दोस्तों इन्हीं का नाम था स्वामी निर्गुणानंद। स्वामी निर्गुणानंद यानी पहले ये राजा थे, बाद में ये परेशान हो गए थे सत्ता से और इन्होंने क्या कर दिया था, इन्होंने संन्यास ले लिया था और फिर ये स्वामी बन गए थे और निर्गुणानंद नाम से बन गए थे। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो गया। और फिर यहीं पे दोस्तों अगर थोड़ा बात कर लेते हैं गढ़वाल में इस समय क्या चल रहा था, यानी कुमाऊं क्षेत्र में, तो पाली गांव का युद्ध चल रहा था। और पाली गांव के युद्ध की बात करें तो 1786 में हुआ था, हर्षदेव जोशी और मोहनचंद के बीच में हुआ था। फिर बाद में आप देखें यहाँ पे कि इस युद्ध में हर्षदेव जोशी की हार हो जाती है और जो कुमाऊं का राजा है वो कौन बन जाता है, यानी मोहनचंद है वो कुमाऊं का राजा बन जाता है। फिर हर्षदेव जोशी यानी क्या करता है, देखिए हर्षदेव जोशी दोबारा आक्रमण करता है और दोबारा आक्रमण करने के बाद जो मोहनचंद है उसे हरा देता है और उसे हरा देने के बाद वहां पर जो शिवचंद है इसे राजा नियुक्त वहां पर कर देता है। अब यहां पर राजा नियुक्त कर दिया। अब यहां पर जो मोहनचंद था उसका जो पुत्र है जिसका नाम क्या है महेंद्र चंद, ये क्या करता है, ये जो नवाब है रामपुर का नवाब फैजुल्ला उससे सहायता लेता है और सहायता लेने के बाद दोबारा आक्रमण करता है। और उस आक्रमण करने के बाद दोस्तों ध्यान रखना एक उल्कागढ़ का युद्ध होता है जो काफी इंपॉर्टेंट है 1789 में। और 1789 में जब यह युद्ध होता है हर्षदेव जोशी और महेंद्र चंद लाल सिंह और पराक्रम के शाह के बीच में, यानी हर्षदेव जोशी एक तरफ था, महेंद्र चंद लाल सिंह और पराक्रम शाह एक तरफ थे, तो यह उल्कागढ़ का युद्ध होता है और इसमें हर्षदेव जोशी हार जाते हैं। और इसी हार का बदला लेने के लिए जो हर्षदेव जोशी है वो क्या करता है, नेपाल नरेश को आक्रमण के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है गढ़वाल में। अब हर्षदेव जोशी से यहाँ पे देखिए कि हर्षदेव जोशी जी से क्या प्रश्न बनते हैं। देखिए इनका नाम हरकदेव जोशी था, दीपचंद का यह दीवान था और उपाधि से यहां पे प्रश्न बनते हैं कि कुमाऊं का अलवरिक किसे कहते हैं, हर्षदेव जोशी को। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसे इग्नोर मत करना कि कुमाऊं का अलवरिक हर्षदेव जोशी को कहा जाता है। किसने कहा था, फ्रेजर और हियरसी ने कहा था। स्वार्थी और देशद्रोही कहा था एटकिंसन ने और विभीषण जो कहा था वह कहा था राहुल शंकरदाय ने। इसके अतिरिक्त कुमाऊं का किंग मेकर भी इसलिए ही कहा जाता है। तो हर्षदेव जोशी से यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट था। गोरखा आक्रमण 1790 में होता है जनवरी के माह में और यहीं पर दोस्तों उस समय जो नेपाल राजा थे वो रण बहादुर शाह थे और इसी को जब आक्रमण किया था तो हवालबाग का युद्ध कहा जाता है जो अल्मोड़ा में है। और जिस सेना का नेतृत्व किसने किया था, हस्तिदल चौतरिया, अमर सिंह थापा, जगजीत पांडे, सुब्बा जोग नारायण और अमर सिंह थापा, तो इनके नेतृत्व में गोरखा आक्रमण हुआ था। तो इन फैक्टरों को दोस्तों जरूर ध्यान रखना, यही आपको पूछा जाता है। महेंद्र चंद यहाँ पे हार गए थे और महेंद्र चंद जब हार गया था तब उसके बाद कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित हो जाता है। तो यहां तक ये हो चुका है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे।
तो क्वेश्चन नंबर 13 है और इसका आंसर दीजिए जरा कि गोरखा शासन का प्रथम भू बंदोबस्त किसने करवाया था। तो इसका आंसर दीजिए जरा कि गोरखा शासन में प्रथम भू बंदोबस्त बताइए जरा कि अजब सिंह थापा है, जोगमल है, बमशाह है या फिर अमर सिंह थापा है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? गोरखा शासन का जो प्रथम भू बंदोबस्त हुआ था वो किसने करवाया था? तो देखिए दोस्तों वह जो कराया था वो जोगमल ने कराया था और यही पहला सूबा था। पूछा जाता है, यूकेएसएससी ने आपको प्रश्न पूछा भी है कि अंतिम गोरखा सूबा कौन था, अभी पूछा था कनिक सहायक के एग्जाम में। तो अंतिम पूछा है, अगली बार आपको पहला पूछेंगे। तो जोगमल पहला सूबा था और इसी ने पहला भू बंदोबस्त भी करवाया था। अभी इनके बारे में डिटेल से देखेंगे। फिर 14वां क्वेश्चन, नरसाई का मंगल कांड किस वर्ष घटित हुआ? इसका आंसर दीजिए जरा। तो बताए दोस्तों यह घटित कब हुआ था नरसाई का मंगल कांड? 1791, 1792, 1793, 1797। तो देखिए दोस्तों एक चीज अभी आपने देखा था 1790 में कुमाऊं पर आक्रमण, 1791 पे गढ़वाल पर आक्रमण, 1792 में लंगूरगढ़ का यानी जो संधि हुई थी और 1793 इसका बिल्कुल सही है नरसाई का मंगल कांड। तो ध्यान रखना 4 ईयर आपको लगातार याद रखने हैं 1790, 91, 92, 93। ठीक है। अब देखिए यहां पे जो प्रश्न दोस्तों यूकेएसएससी ने आपको पूछा था वो यहां पे यह था कि अंतिम गोरखा सूबा कौन था और इसका आंसर दीजिए दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यूकेएसएससी का प्रश्न है। अभी 2021 में यूकेएसएससी ने आपको यह प्रश्न पूछा था कि अंतिम गोरखा सूबा कौन था? अमर सिंह थापा, चौतरिया बमशाह, ऋतुराज थापा या फिर अजब सिंह थापा। तो बताइए दोस्तों कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह कौन सा है? वह है दोस्तों चौतरिया बमशाह। तो देखिए दोस्तों जो पहला जो सूबा था वह था जोगमल, दूसरा जो सिब्बा था वो था नरसाही और तीसरा जो सूबा था दोस्तों वह था अजब सिंह थापा। तो शुरू के जो 3 सूबा है वो आपको पता चल गए। पहला है जोगमल, फिर है नरसाई, तीसरा आपको मिल गया अजब सिंह थापा और अंतिम आप यहां पे देखिए इसका नाम क्या है? चौतरिया बमशाह। अब देखिए यहां पे जो आपको ऋतुराज थापा दिखाई दे रहा है ना, यह भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यह दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो ऋतुराज थापा है यह ऐसा सूबा हुआ जिस पर बाद में कुछ आरोप लगे, चाहे भ्रष्टाचार का लगा हो चाहे कुछ भी आरोप लगा होगा और आरोप लगने के बाद इस सूबा को नेपाल बुलाकर उसको फांसी दे दी गई थी। तो ऋतुराज थापा भी इंपॉर्टेंट है ना, और यह आपको ध्यान रखना है। यानी चौतरिया बमशाह यानी जब अंतिम सूबा बना था उससे पहले गजेश्वर नाम का कोई सूबा था, यानी उसका नाम था दोस्तों गजकेश्वर पांडे, वह सूबा था। उससे पहले था ऋतुराज थापा। तो ऋतुराज थापा को फांसी दी गई, फिर उसके बाद गजकेश्वर पांडे बना था और गजकेश्वर पांडे के बाद जो अंतिम सूबा बना था वह था चौतरिया बमशाह। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये हो चुका है। अब जरा यहां पे देखिए दोस्तों गोरखा सूबा की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहां पे प्रथम जो सूबा है वह है जोगमल। 1791 से लेकर 1792 तक ये गोरखा सूबा रहता है। तो यह फैक्ट आपने देख लिया है। इंपॉर्टेंट देखिए दोस्तों जो एग्जाम की दृष्टि से है, पहला गोरखा जो भू बंदोबस्त हुआ था दोस्तों वह 1791 से लेकर 1792 में हुआ था। 1791 1792 पहला भू बंदोबस्त, पहला गोरखा भू बंदोबस्त 1791 और 1792 यहां पर हुआ था। और यहां पर जो 20 नाली जमीन है उस पर 1 रुपया टैक्स लगाया गया था। और यहीं पर इसी ने जो यहां पे जोगमल सूबा है यानी जो जोगमल शाह है इसी ने मांगा कर जो प्रत्येक बालिग पर 1 रुपया लिया जाता था, गुरहई पिछाई कर प्रति सालाना यानी प्रति परिवार से 2 रुपए लिया जाता था, यह भी जोगमल सूबा ने लगवाया था। फिर आप आगे देखिए यह है दूसरा सूबा काजी नरसाही। अब देखिए काजी नरसाही की बात करें तो 1793 में यह सूबा बना। तो 1791 1792 जोगमल रहा, उसके बाद 1793 में जो यहां पे सूबा बना वो काजी नरसाही रहा। और काजी नरसाही से देखिए दोस्तों इस सूबा के अंडर जो कार्य करते थे एक नायब सूबा था, एक सेनापति था, है ना। यहां पे इसलिए लिख दिया क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों यह है मंगल का जो कांड है जो हमने आपको पूछा मंगल शाही, है ना। यहां पे हमने आपको एक प्रश्न पूछा था अभी कि नरसाई का मंगल कांड, तो नरसाई का मंगल कांड दोस्तों यहां पर यही है जो काजी नरसाई है इसी ने मंगल कांड किया था। और वह मंगल कांड क्या था वह आप यहां पे पढ़िए। देखिए 1793 में क्या हुआ था कि काजी जो नरसा था, है ना, काजी नरसा और इसका जो नायक जो रामदत्त है यानी नायक सूबा जो रामदत्त वगैरह सेनापति कालू पांडे, ये क्या हुए नियुक्त हुए। अब इन्होंने क्या हुआ दोस्तों कि जो नगर कोट आपको दिखाई दे रहा है, नगर कोट तथा पश्चिमी पहाड़ों में जो गोरखा कुछ सैनिक थे जो बारा मंडल और छोर क्षेत्र में बस गए थे वहीं उन्होंने विवाह कर लिया था, यानी थे ये गोरखा सैनिक। और गोरखा सैनिक अब यही बस गए थे और इन्होंने यहाँ की जो महिलाएं होंगी उनसे विवाह किया। और इस बात पर क्या हुआ कि जो काजी नरसाई है इसे संदेह हुआ इनकी स्वामी भक्ति पर।
तो संदेह हुआ तो इसने क्या निर्णय लिया कि इसने निर्णय लिया कि ये जितने भी सैनिक है इन सभी को मरवा देगा। और उसने यही किया। एक दिन यानी मंगलवार को इसने सभी सैनिकों को वहां पर बुलाया और उन्हें क्या कर दिया, मरवा दिया, यानी उनकी हत्या करने लग गया। और इसी को नरसाही का मंगल कांड कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, और काफी बार पूछा जाता है। और एक फैक्ट दोस्तों यहाँ पे जरा ये भी ध्यान रखना, जो यहाँ पे जो नगर कोर्ट के सिपाही है ना, इन सिपाहियों की एक पहचान होती थी। और पहचान मालूम क्या होती थी? पहचान होती थी जो इनके बाल हैं, यानी ये क्या रखते थे, जो ये सैनिक थे ये बड़े बड़े बाल रखते थे, यानी बड़े बड़ी जुल्फे वगैरह रखते थे। तो इन्होंने जब ये हत्याकांड होने लग गया था मंगलवार में, तो इन्हें जब ये पता चला तो इन्होंने अपनी जो जुल्फे हैं वो कटवा दी। यानी जिस वजह से उन्हें पता चलता था कि नगर कोर्ट के सिपाही है, जो उनकी पहचान बनती थी वो उन्होंने कटवा दी थी, जिससे पता न चल पाए कि नगर कोर्ट के सैनिक है और इनकी हत्या ना हो। तो यह था दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और आप यहां पे देखना, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक के लेखक है। देखिए यह पुस्तक बहुत आगे है, पेज नंबर में लगभग 20-25 के आसपास है, लेकिन हमने दोबारा यहाँ पे रख दिया क्योंकि गोरखा की बात हो रही है। तो गोरखा की बात हो रही है तो नेपाल ऑफ किंगडम पुस्तक की बात ना हो तो बात बनेगी नहीं। तो इस पुस्तक किसने लिखी ये आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों। तो बताइए जरा कि किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक के लेखक कौन है, इसका आंसर बताइए। फ्रांसिस हैमिल्टन, हियर्सी, मूर क्राफ्ट या फिर डब्ल्यू फ्रेजर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जरा बताइए। तो इसका सही आंसर, जी हां दोस्तों, इसका सही आंसर मिलेगा आपको फ्रांसिस हैमिल्टन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर अगर डब्ल्यू फ्रेजर की बात करें तो इन्होंने एक रिपोर्ट लिखी थी, या कहें कि एक पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम क्या है, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल 1813। फ्रेजर, तो डब्ल्यू फ्रेजर ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, और इसका आंसर दीजिए कि मूर क्राफ्ट ने किस वर्ष नेपाल होते हुए तिब्बत की यात्रा की। अब देखिए दोस्तों, आयोग यानी अगर हम बात करें डॉक्टर अजय राव सर की बुक में, तो शुरुआत में इस जो यहाँ पे जो बुक है, यानी वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो प्रिंटिंग मिस्टेक है तो आप उसे गलत मत पढ़ना। इसका सही आंसर आप बताइए जरा, अभी बताऊंगा आपको कि 1852, 1812, 1825 या 1809। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर एक अलग ही पेज बना हुआ है। तो मूर क्राफ्ट ने किस वर्ष नेपाल होते हुए तिब्बत की यात्रा की थी? 1852 में, 1812 में, 1825 में या फिर 1809 में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, अगर हम अजय राव सर की बुक की बात करते हैं तो वहां पे 1852 है जो मिस प्रिंट है। देखिए 1852 नहीं होना चाहिए था, ये 1812 होना चाहिए था। तो ध्यान रखना, ये तो गलत है, 1812 इसका बिल्कुल सही है। दूसरी जगह में डॉक्टर अजय राव सर ने 1812 बताया है और शुरुआत में 1852 लिख दिया है, जो मिस प्रिंट है, आप इसे जरूर सुधार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका आंसर दीजिए जरा कि गोरखा शासन काल में कामी कहा जाता था। तो बताइए जरा, कामी किसे कहते थे गोरखा शासन काल में? ब्राह्मण दास को, कृषक को, शिल्पकार को या फिर गुलाम को? तो गोरखा शासन काल में जो कामी है वो किसे कहा जाता था? तो जी हां दोस्तों, आप सभी इसका सही आंसर देंगे, और यह कहा जाता था शिल्पकार को। गोरखा शासन काल में शिल्पकार को कामी कहा जाता था। अब जरा यहां पे देखिए, कुछ प्रमुख शब्दावली है जो इंपॉर्टेंट है, और यहां पे देखिए, कामी की बात करें तो शिल्पकार को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? शिल्पकार को। कठुआ की बात करें तो यह ब्राह्मण दास को कहा जाता था। कठुआ ब्राह्मण दास, कामी शिल्पकार। जागचा या फिर जागरिया, ये होते थे कार्य सैनिक, यानी जो सैनिक अभी कार्य कर रहे हैं वर्तमान में उन्हें कहते थे कार्यरत सैनिक, यानी जागरिया सैनिक। और ढांचा या ढागरा की बात करते थे वह सैनिक जो 2 वर्ष के लिए सेवा मुक्त होते थे, यानी जब कुछ समय काम किया फिर 2 वर्ष के लिए उन्हें थोड़ा रिटायर चाहिए, तो उन सैनिकों को कहा जाता था ढाकरिया। फिर देखिए, नाई की बात करें नो कहा जाता था। दोनिया की बात करें तो एक प्रकार का कर होता था दोस्तों, जो पशु चारकों पर लिया जाने वाला कर था। और बिचारी की बात करें तो न्यायाधीश को कहा जाता था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 है, और इसका आंसर दीजिए। सैनिकों का वेतन किस कर की आय से गोरखा शासन में दिया जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूकेएसएससी ने आपको इस कर के बारे में पूछ लिया है, और हमने दोस्तों इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपके सामने रखा है। और आप इसका आंसर दीजिए जरा कि सैनिकों का वेतन किस कर की आय से गोरखा शासन में दिया जाता है? मांगा कर, मिझारी कर, पुंगाड़ी कर या फिर तिमारी कर? तो इसका सही आंसर क्या होगा, जरा बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो आपको बिल्कुल मिलेगा पुंगाड़ी कर। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी कर हैं अभी डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए तब तक कि गोरखा शासन काल में खुना, केरू और घररू
आदि क्या थे? तो बताइए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट शब्दावली है। और बताइए जरा कि गोरखा शासन काल में खुना, केरू और घररू क्या थे? एक दंड विधान होता था, यानी एक प्रकार का दंड होता था, राजनीतिक संस्था थी, या फिर गुलाम बिक्री का जो केंद्र होता था हरिद्वार के आसपास वह था, या फिर ये एक प्रकार का कर था? तो क्या था इसका सही आंसर? आप बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा कर, और यह बिल्कुल सही है। अब यहां पे देखिए, गोरखा शासन के जितने भी कर है दोस्तों, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, और एक भी कर आपका यहाँ से बाहर नहीं छूटने वाला है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी रखिए। इन क्लासेस को, जितने भी हमने आपको 4 क्लासेस दी है, इनके नोट्स बनाइए, अपनी कॉपी में बनाइए, और एक भी प्रश्न दोस्तों आपका यहां से फिर बाहर नहीं छूटने वाला। अब देखिए गोरखा शासन कर की बात करते हैं। तो यहां पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले है पुंगाड़ी कर। पुंगाड़ी कर की बात करते हैं तो पुंगाड़ी यानी भूमि कर, पुंगाड़ी यानी भूमि कर। और भूमि कर की बात करें दोस्तों, तो यहां से सबसे ज्यादा आय प्राप्त होती थी, लगभग 1.5 लाख रुपए, और इसी से जो सैनिकों का वेतन है वह दिया जाता था। फिर है यहाँ पे आप दूसरा देख रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है टीका भेंट। टीका से तो साफ पता चल रहा है, टीका भेंट का मतलब कुछ शुभ कार्य में यह प्रयोग किया जाता होगा। फिर है सलामी कर यानी नजराना हो गया। तिमारी कर देखिए दोस्तों, तिमारी कर की बात करें तो ये एक कर होता था जो सूबेदार से 2 आना और फौजदार से 4 आना लिया जाता था। फिर है पगड़ी कर, और यहीं पर आप देखो दोस्तों, यहाँ पे मांगा कर। देखिए पगड़ी कर की बात करते हैं तो जमीन जायदाद लेने वाले व्यक्तियों पर लगने वाला कर था, पगड़ी या फिर पगड़ी। तो जो भी जमीन खरीदता था तो जमीन खरीदने के एवज में उसे यह कर देना पड़ता था, पगड़ी या फिर पगड़ी कर। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे मांगा कर। मांगा का मतलब हो गया दोस्तों कि प्रत्येक नौजवान से लिया जाता था, सालाना 1 रुपए कर होता था, और युद्ध के समय यह कर मुख्यतः लिया जाता था प्रत्येक बालिग से। अब है यहाँ पे सुवांगी दस्तूर, 20 नाली भूमि पर 1 रुपया टैक्स लगता था। मिजारी कर की बात करें तो शिल्प कर्मियों और जागरिया ब्राह्मण, जो ब्राह्मण होते थे, उन पर लिया जाने वाला यह कर था। तो पूछा गया दोस्तों कि मिजारी कर क्या था? शिल्प कर्मियों और जागरिया जो ब्राह्मण थे उन पर लिया जाने वाला यह कर था। अब देखिए जरा यहाँ पे कुछ और। देखिए यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे, मरो कर पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाता था। रहता और बहता सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि रहता की बात करें तो ग्राम छोड़कर जाने वाले पर, और बहता की बात करें जो संपत्ति छुपाता था उस पर लगता था। मोकर की बात करते हैं, मो यानी परिवार होता था, यानी प्रत्येक परिवार से 2 रुपए लिया जाता था। और हमने सबसे पहले बताया था कि जो जोगमल सुब्बा था उसने सबसे पहले जब भू बंदोबस्त कराया था 1791-1792 में, तभी उसने यह कर लगा दिया था। फिर है तान कर, जो भोटिया बुनकर से लिया जाता था। अधनी दफ्तरी कर यानी राजस्व के कार्य जानने के लिए राजकर्मियों के लिए कस जमींदारों से लिया जाने वाला कर होता था। जान या शून्य कर, राजकर्मचारियों से लगान के संदर्भ में पूछने के लिए लिया जाने वाला कर था। दोनिया कर, जो पहाड़ी पशुचारक थे उनसे लिया जाता था। कुशही कर दोस्तों, ये ब्राह्मणों पर लगने वाला कर था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान रखना। और कठुआ ब्राह्मण को कहते थे, यह भी हमने पिछले डिस्कस किया था। और इसके अतिरिक्त दोस्तों यहाँ पे जो बख्शात है, जिसे बख्शीश कहते हैं, कल्याण धन, घररू, खुनना, और यहाँ पे आप देखोगे अड़ी, तो यह सभी क्या थे? ये सभी गोरखा कालीन कर थे। तो यहां तक ये हो चुका है। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 और इसका आंसर दीजिए। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 और इसका आंसर दीजिए कि गोरखा जो आंग्ल युद्ध होने का जो तात्कालिक कारण था वह क्या था? तो बताइए दोस्तों, तात्कालिक कारण क्या था? सुदर्शन शाह द्वारा अंग्रेजों को युद्ध करने का सुझाव देना, गोरखा द्वारा मूरक्राफ्ट को बंदी बनाना, गोरखा द्वारा कैप्टन किनलोक की हत्या, या फिर बुटवल और शिवराज क्षेत्र पर गोरखा का कब्जा। तो बताइए दोस्तों, गोरखा आंग्ल युद्ध होने का जो तात्कालिक कारण था वह कौन सा था? तो बताइए दोस्तों, क्या है इसका सही आंसर? तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या है? तो जी हां दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो वह आपको मिलेगा बुटवल और शिवराज क्षेत्र पर गोरखों का कब्जा। अब यहां पे देखिए दोस्तों, और यहां पर बात करते हैं। देखिए यह है आंग्ल नेपाल युद्ध की बात करते हैं, और यह क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है काठमांडू, और यह क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है गोरखपुर। अब यहां पे देखिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पूछा जाएगा। नेपाल नरेश कौन है इस समय? अब नेपाल नरेश दोस्तों यह है विक्रम शाह। कौन है यहाँ पे? विक्रम शाह। और बंगाल का जो गवर्नर जनरल है दोस्तों, उसका नाम क्या है? लॉर्ड हेस्टिंग है, यानी जिसे हम लॉर्ड मोएरा भी कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट याद हो गए। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यहां पे दोस्तों वर्तमान में जो बुटवल और शिवराज आपको दिखेगा, यह नेपाल के अंतर्गत यहां पर आपको दिखेगा, और पहले ये भारत के अंतर्गत था, है ना? यानी इस युद्ध से पहले आंग्ल गोरखा जो नेपाल युद्ध हुआ था उससे पहले। तो बुटवल और शिवराज क्षेत्र यानी ये हो गया।
इसी के लिए तात्कालिक युद्ध हुआ था। और युद्ध क्यों हुआ था? युद्ध इसलिए हुआ दोस्तों कि यहां पर जो बुटवल और जो शिवराज क्षेत्र था, यहां का एक राजा था जिसका नाम था पृथ्वी नारायण। ये वाला पृथ्वी नारायण नहीं है जो गोरखा शासक का संस्थापक था, ये दूसरा पृथ्वी नारायण है जिसे पल्प राजा भी कहते थे। और इस राजा को हरा दिया था दोस्तों लखनऊ के नवाब ने। लखनऊ के नवाब ने पृथ्वी नारायण शाह को हराया, यानी पृथ्वी नारायण को हरा दिया था जो बुटवल शिवराज का था, है ना। अब जब इसे हरा दिया था तो बाद में क्या किया कि जो अंग्रेज थे उन्होंने जो लखनऊ नवाब थे उन्हें भी हरा दिया। अब जब लखनऊ नवाब को इन्होंने अंग्रेज ने हरा दिया तो स्वाभाविक सी बात है यह क्षेत्र किसके अंतर्गत आ जाएगा? यह क्षेत्र किसके अंतर्गत आ जाएगा? यह अंग्रेजों के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन यह क्षेत्र अब किसके अंतर्गत है? यह है नेपाल के नरेश के अंतर्गत, क्योंकि नेपाल ने जो बुटवल और शिवराज के जो राजा थे पृथ्वी नारायण शाह, इसको बंदी बना दिया था और यह क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिया था। तो इसी क्षेत्र के लिए जो मेन क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है बुटवल और शिवराज क्षेत्र, इसी के लिए युद्ध हुआ था और यही तात्कालिक कारण था आंग्ल नेपाल युद्ध का। बुटवल और शिवराज क्षेत्र जो वर्तमान नेपाल में है, गोरखा का कब्जा, और इसी कब्जे के कारण यहां पे क्या हुआ था? इसी कब्जे के कारण यहां पे यह युद्ध हुआ था, आंग्ल नेपाल युद्ध। आप यहां पे देख सकना दोस्तों, बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर यहां पे 22 है कि जिलेप्सी युद्ध में कब मारा गया, यह आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 23 आपको पूछा है दोस्तों कि मलोन किला की जो संधि हुई थी अमर सिंह थापा और किसके मध्य हुई थी? तो इन दोनों का आंसर दीजिए जरा, क्या होगा इसका सही आंसर? तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। जिलेप्सी अगर जो मारा गया था दोस्तों, यानी उसकी वीरगति को प्राप्त हुआ था, वो 31 अक्टूबर को हुआ था और 1814 को हुआ था। तो जिलेप्सी की मृत्यु कब हुई? 31 अक्टूबर 1814। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे जरूर याद करना। फिर देखिए कि मलोन किला का संधि, तो मलोन किला की जो संधि हुई थी दोस्तों वह अमर सिंह थापा और ऑक्टर लोनी के बीच में हुई थी। अब इनकी व्याख्या अब यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे एक कोशिश की है आपको समझाने की। तो यह है नेपाल, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है बिहार, ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश, यहां पे ये हो गया हमारा प्यारा यूके, और यहां पर हो गया हिमाचल प्रदेश। अब देखिए दोस्तों, यहां पे देखिए, अब जब युद्ध शुरू हो गया है तो युद्ध शुरू हो गया तो एक रणनीति बनाई जाती है कि कौन कहां कहां जाएगा। तो रणनीति बनती है कौन कहां जाएगा। तो यहां पे देखिए पहला नंबर हम मानते हैं कि यह है मेजर माल्य का। तो मेजर माल्य को भेजा जाता है बिहार के रास्ते से काठमांडू, और काठमांडू पे इसने डायरेक्ट आक्रमण कर दिया और इसका उसे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा और यहां पे इसकी बुरी तरीके से ये क्या हुआ? पराजित हो गया है। तो यहां पे जो आपने देखा जो मेजर माल्य था वह तो बिल्कुल पराजित हो गया। अब देखिए दोस्तों, दूसरा जो नंबर आता है वो आता है मेजर वुड का। अब मेजर वुड को बोला जाता है कि आप कहां जाओ? गोरखपुर में जाओ और वहां पर अपनी सेना यानी अपना जो अस्तित्व है वो वहां पर स्थापित करो। तो मेजर वुड जाता है और मेजर वुड जाएगा गोरखपुर, लेकिन यह भी बिल्कुल हार जाता है, पराजित हो जाता है और इसकी हत्या हो जाती है, यानी इसे बंदी बना देते हैं। अब जब यानी ये हार जाता है तो इसके बाद क्या होता है कि गोरखपुर में एक और सेनापति जाता है अंग्रेजों का, जिसका नाम है कर्नल ब्रेड शाह। और कर्नल ब्रेड शाह यहां का जो सेनापति था पहले, यानी गोरखाओं की ओर से परशुराम थापा, इसे हरा देता है, इसे मार देता है। तो यहां पर यानी जो पहली विजय हो गई ये यहां पे हो गई इनकी गोरखपुर में, ठीक है। अब बचे दो महत्वपूर्ण व्यक्ति जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एक है मेजर जिलेप्सी और एक है मेजर ऑक्टर लोनी। तो अब आता है नंबर मेजर जिलेप्सी का। तो देखिए मेजर जिलेप्सी को भेजा जाता है खलंगा, और यहीं पर दोस्तों खलंगा से आपको जो ध्यान रखना है जो काफी इंपॉर्टेंट है, इन फैक्टर को देखिए। सबसे पहले कि 19 अक्टूबर 1814 को जिलेप्सी सहारनपुर से देहरादून की ओर निकला और खलंगा किले में बलभद्र शाह से इसका कई दिनों तक युद्ध चला। 31 अक्टूबर 1814 को इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और लास्ट में अंततः जो बलभद्र शाह है यह भी वीरगति को प्राप्त हो जाता है, यानी इसकी भी मृत्यु हो जाती है। और यह क्षेत्र अब किसके अंतर्गत आ जाता है? यह आ जाता है अंग्रेजों के अंतर्गत। तो यहां तक ये हो गया। अब बचा ऑक्टर लोनी, और ऑक्टर लोनी भी बहुत प्रसिद्ध था और इसे भेजा जाता है सिरमौर के क्षेत्र की ओर, हिमाचल की ओर। और यहां पर देखिए मेजर ऑक्टोलोनी का जो युद्ध होता है वो होता है अमर सिंह थापा से। यह बहुत ही प्रसिद्ध राजा था, यानी प्रसिद्ध प्रशासक रहा अमर सिंह थापा, और ऑक्टोलोनी भी काफी प्रसिद्ध था। तो इन दोनों के बीच में काफी समय तक युद्ध होता है और फाइनली इनके बीच में 15 मई 1815 को एक संधि होती है जिसे मलोन की संधि कहती है, जिसमें जो ऑक्टोलोनी है वो अमर सिंह थापा को हरा देता है। अमर सिंह थापा अपनी हार स्वीकार कर लेता है। तो इन फैक्ट को दोस्तों यहां पे ये हो चुके हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25। तो बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 24 कि कुसुम घाट का युद्ध किसके मध्य हुआ। तो देखिए कुसुम घाट की बात की गई है,
तो कुसुम घाट का युद्ध किसके बीच में हुआ? बमसा निकोलस, हियर्सी अमर सिंह थापा, हियर्सी और हस्तिदल चौरसिया, आक्टर लोनी और हस्तिदल चौरसिया। तो बताइए जरा, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। और 25वां क्वेश्चन है कि संगोली की संधि किस वर्ष हुई? तो देखिए दोस्तों, दोनों जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जामों में डीप फैक्ट के साथ आपको पूछे भी जाएंगे। तो देखिए, कुसुम घाट के युद्ध की बात करते हैं तो यह तो हुआ था हियर्सी, यानी हियर्सी इसमें था, और दूसरा था हस्तिदल चौतरिया। हियर्सी को यहां पे यह बंदी बना देता है, हस्तिदल चौतरिया भी काफी बहादुर रहता है। अब है क्वेश्चन नंबर 25 की संगोली की संधि। तो देखिए, संगोली की संधि जो हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 4 मार्च 1816 को, यानी ऑप्शन जो सी आपको दिखाई दे रहा है यह बिल्कुल सही है। अब यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे अगर बात कर रहे हैं, एक चीज आपने यहां पे देखी होगी अभी। तो देखिए, यहां पे आपने देखा था कि यहां तक यानी अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, लेकिन जो आपको जो कुमाऊं वाला जो क्षेत्र यहां पे दिखाई दे रहा है, अल्मोड़ा वाला जो क्षेत्र है, चंपात वाला जो क्षेत्र है, यहां पर अभी भी क्या था? गोरखाओं का शासन था। अब रणनीति बनाई जाती है कि यहां से गोरखाओं को भगाया जाए। तो गोरखाओं को भगाने की बात होती है और गोरखाओं को भगाने के लिए सबसे पहले जो चुना जाता है वो चुना जाता है लाल मंडी का किला, कि यहां से इन्हें भगाना है, क्योंकि मेन गढ़ इनका यही था। और यहां पर जो सेनापति था, प्रमुख था, सुब्बा था, वह था बमशा, जो इसका प्रमुख था। अब देखिए, काशीपुर में यहां पर एक स्थान मिलता है और यहां पर 2-3 नाम मिलते हैं, जैसे हो गया निकोलसन हो गया और इसके अलावा यहां पे हियर्सी हो गया। तो यहां पे ये रणनीति बनाते हैं कि कैसे कैसे हम यहां पे लाल मंडी किले पर अपना अधिकार कर लें। तो यहां पर जैसे ये गार्डनर हो गया, तो गार्डनर इस रास्ते होते अल्मोड़ा की ओर लाल मंडी किले की ओर बढ़ता है। और सबसे पहले यहां पे देखिए, ये जो हियर्सी है ना, ये हियर्सी यहां पर जाता है और यह कौन सी जगह है? यह है कुसुम घाट जगह। यहीं पर युद्ध होता है दोस्तों, हियर्सी और हस्तिदल चौतरिया के बीच में। तो पूछा जाएगा सिंपल कि हस्तिदल चौतरिया और हियर्सी के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? कुसुम घाट का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में क्या होता है कि जो हियर्सी है दोस्तों, वह क्या हो जाता है? हार जाता है ना, और इसे बंदी बना देता है या फिर मार देता है। अब बचता है यहाँ पे निकोलसन, दोबारा भेजा जाता है, यानी दूसरा अधिकारी भेजा जाता है निकोलसन, और निकोलसन को ऊपर भेजा जाता है कि अब ये इसका बदला ले। तो निकोलसन गया ऊपर अब, और निकोलसन का जो युद्ध होता है दोस्तों, वह होता है गणनाथ का युद्ध, यानी कुसुम घाट के थोड़ा ही आगे है, और यह होता है गणनाथ का युद्ध। और यह जो युद्ध होता है, यह होता है 23 अप्रैल 1815 को। तो देखिए, 23 अप्रैल 1815 को निकोलसन, यानी निकोलस लिख दिया मैंने यहाँ पे, निकोलसन और हस्तिदल चौतरिया के बीच में युद्ध होता है। और इस युद्ध में दोस्तों, जो हस्तिदल चौतरिया है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे हस्तिदल चौतरिया की मृत्यु होती है तो गोरखा सैनिक तितर बितर हो जाते हैं, यानी गोरखा सैनिक यहाँ से इधर उधर भागने लग जाते हैं। और जैसे यहाँ पे ये भागने लगते हैं तो यह जो निकोलस है अब बढ़ जाता है यहाँ पे लाल मंडी किले की ओर। तो जैसे यहाँ पे बढ़ता है तो चामू भंडारी यहाँ पर एक और यानी गोरखा सैनिक है, यह इसे क्या देता है? थोड़ा रेजिस्टेंस देता है। और फिर यहाँ पे युद्ध होता है 25 अप्रैल 1815 को, जिसे लाल मंडी का युद्ध कहते हैं। और इसमें गोरखा सैनिक बुरी तरीके से हार जाते हैं और यहाँ पे फाइनली एक संधि होती है गार्डनर के साथ 27 अप्रैल 1815 को, और यह काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे जो गोरखा सैनिक है वो लाल मंडी किले से भी हार जाते हैं, बमसा भी यहाँ पे हार जाता है। तो इसके बाद क्या होता है कि अब संगोली की संधि की प्रोसेस शुरू होती है, यानी संगोली जो बिहार है वहां पर एक संधि होती है। तो देखिए, ये जो संधि होती है पहले ये कर्नल ब्रेडशाह और गजराज मिश्र के बीच में होती है और 2 दिसंबर 1815 को होती है। तो पूछा जाता है कि सबसे पहले जो यहाँ पे जो संगोली की संधि हुई थी वो किसके बीच में हुई थी? ये 2 दिसंबर 1815 को कर्नल ब्रेडशाह और गजराज मिश्र के बीच में हुई थी। लेकिन दोस्तों, इसे स्वीकार किया जाता है 4 मार्च 1816 को। तो देखिए, संधि तो पहले हो गई थी लेकिन स्वीकार नहीं किया गया। अगर सिंपल ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि संगोली की संधि कब हुई, तो 4 मार्च 1816 को। संगोली की संधि पे सबसे पहले हस्ताक्षर कब हुए? तो 2 दिसंबर 1815 को। किसके बीच में? कर्नल ब्रेडशाह और गजराज के बीच में। और फिर बाद में जैसे 4 मार्च 1816 को संधि हो जाती है, फिर बाद में धीरे धीरे रिश्ते इंप्रूवमेंट होते हैं गोरखाओं के बीच में और अंग्रेजों के बीच में। तो 1823 में संगोली की संधि को सतत शांति महत्वपूर्ण संधि के रूप में इसे थोड़ा आगे बढ़ाया जाता है। तो यहां तक तो दोस्तों ये हो चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे इन्हें थोड़ा वन लाइनर के रूप में पढ़ते हैं। जितने भी फैक्ट अब इक्के दुक्के बच जाते हैं वो सभी हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, अभी तक आपने पीछे पढ़ा, डिटेल डिस्कस के साथ पढ़ा। अब आप दोस्तों अगर इन प्रश्न को करोगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। मजा इसलिए आएगा क्योंकि आपको सारे प्रश्न आएंगे, क्योंकि आपने पीछे पढ़ लिए हैं। तो देखते हैं जरा कौन सा प्रश्न आपको अब नहीं आता है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 1789 में उल्कागढ़ का युद्ध किसके मध्य हुआ?
तो देखिए आपने देखा था उल्कागढ़ का युद्ध किसके बीच में हुआ था, हर्षदेव जोशी के बीच में हुआ था, और किसके बीच में हुआ था, महेंद्र चंद के बीच में। और इसी युद्ध के बाद हर्षदेव जोशी ने गोरखाओं को आमंत्रित किया था कुमाऊं पे आक्रमण करने के लिए, पढ़ा था ना। हाँ, तो यहां तक ये हो चुका है। अब है क्वेश्चन नंबर 2 और इसका आंसर दीजिए कि गोरखा काल में संपत्ति छुपाने पर किस प्रकार का कर लगता था। तो यह भी हमने डिस्कस किया था, रहता कर बहता कर। रहता कर यानी जो गांव छोड़कर जाता था, बहता कर जो संपत्ति छुपाता था। तो बहता कर इसका बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि कुमाऊं में पहला भू बंदोबस्त किस सूबा द्वारा कराया गया था। तो यह भी डिस्कस कराया था कि पहला था जोगमल सूबा, है ना, 1791-92 में करवाया था। तो याद है दोस्तों, तो जी हाँ दोस्तों, सूबा जोगमल ने कराया था, और यही क्या था, पहला गोरखा सूबा भी था। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 और इसका आंसर दीजिए कि गणनाथ का युद्ध कब हुआ था। अब देखिए दोस्तों, यह प्रश्न भी हमने अभी डिस्कस कराया था, और आई होप आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो आपको यह प्रश्न याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने आपको डिस्कस कराया था गणनाथ का युद्ध। आप यहां पे देखिए, ये देखिए दोस्तों, गणनाथ का युद्ध हमने आपको ये डिस्कस कराया 23 अप्रैल 1815 को। तो देखिए 23 अप्रैल 1815 को गणनाथ का युद्ध हुआ था। तो यहां तक आपने देखा है। तो 23 अप्रैल 1815 को हुआ था। हस्तदल चौतरिया और निकोसन के बीच में हुआ था, और हस्तदल चौतरिया की यहां पे क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो यह फैक्ट भी देख लिया है। अब है क्वेश्चन नंबर 5 और इसका आंसर दीजिए कि हर्षदेव जोशी द्वारा पुनः चंद राज्य पर अधिकार कर लेने के बाद महेंद्र चंद की सहायता से किस नवाब के द्वारा सहायता की गई थी। तो आपने देखा था रामपुर का नवाब था, और उसका नाम क्या था, नवाब फैजुल्ला। नवाब फैजुल्ला। चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किस सूबेदार कराया गया था। देखिए दोस्तों, यह फैक्ट हमने आपको डिस्कस नहीं करवाया था, लेकिन इंपॉर्टेंट है, और इसे आप जरूर नोट डाउन करें। देखिए वेरी वेरी, इसे आप सबसे पहले तो कीजिए दोस्तों, इसे कीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इस प्रश्न का आंसर तो आपको मालूम होना ही चाहिए। देखिए, चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किस गोरखा सूबेदार ने कराया था। तो इसका नाम क्या था, सूबेदार महावीर सिंह थापा था। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर दोस्तों, अगर आपको ऐसा पूछा जाता है कि चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कब करवाया था, तब आप ध्यान रखना दोस्तों 1796। तो 1796 में जीर्णोद्धार करवाया था। यह भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और 2-3 दोस्तों फैक्ट यहीं पर बनते हैं इसी पेज से, कि यहाँ पे देखिए दोस्तों 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट आप इसे नोट डाउन कर लेना, कि जो यहाँ पे जो राजा थे, यानी जो राजा कौन थे, रण बहादुर शाह थे, उनकी पत्नी का नाम था कांति देवी, और इन्होंने जो पूर्वांचल का जो सतोली परगना है, वहां पर जो केदारनाथ मंदिर है, वहां पर सदावर्त चलाया था, यानी जो मुफ्त भोजन की व्यवस्था है वह चलवाई थी। फिर एक फैक्ट और देखिए कि यहां पे एक फैक्ट और आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कि जो काफी इंपॉर्टेंट है, यह भी है कि रण बहादुर शाह ने ही कुमाऊं का जो कटोली परगना है, वहां पर जो बद्रीनाथ का मंदिर है, यानी बद्रीनाथ मंदिर के लिए वहां पर भी उन्होंने सदावर्त चलवाई थी। तो यह ध्यान रखना, सदावर्त का मतलब दोस्तों यह होता है कि जहां पर धार्मिक कार्य के लिए जो मुफ्त भोजन वगैरह है उसकी व्यवस्था की जाती है, यानी यूं कहें कि लंगर की व्यवस्था की जाती है, तो वह होता है सदावर्त, है ना। अब है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 और इसका आंसर दीजिए जरा, कि नेपाल नरेश रण बहादुर की सनिशिका कौन थी। तो देखिए दोस्तों, ये तो हमने पहले डिस्कस किया था, राजेंद्र राजलक्ष्मी थी, है ना। और पत्नी की बात करें तो पत्नी का नाम अभी हमने देखा था कांति देवी। हर्षदेव जोशी को विभीषण किसने कहा था, तो यह भी डिस्कस किया था, और किसने कहा था, राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। मोला राम ने दानवीर कर्ण की उपमा दी थी, तो यह किसे दी थी, तो देखिए यह दी थी रणजोर सिंह थापा को। सबसे पहले डिस्कस किया था ये। कौन सा गोरखा सेनापति कृषकों के प्रति अच्छा व्यवहार रखता था, तो देखिए दोस्तों यह भी थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और इसे आपको ध्यान रखना है। इसका नाम है हस्तिदल चौतरिया। तो यहां तक तो ये हो गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और इसका आंसर दीजिए जरा। और क्वेश्चन नंबर 11 आपको पूछा है कि किस गोरखा सूबा का दोषी ठहराते हुए डोटी में फांसी दी गई थी। तो यह भी हमने आपको बताया था, है ना। और चौतेरा बमसा अंतिम था, उससे पहले गजकेश्वर आया था, और उससे पहले था जो ऋतुराज थापा, उसे फांसी दी गई थी। तो ऋतुराज थापा इसका बिल्कुल सही है। प्रथम व अंतिम गोरखा सूबा, तो यह भी डिस्कस किया था, जोगमल प्रथम था, बमसा चौतरिया अंतिम था। हरदेव जोशी को कुमाऊं का अलवरी किसने कहा था, तो यह भी डिस्कस किया था दोस्तों, ये हियरसी और फ्रेजर ने कहा था। तो हियरसी और फ्रेजर ने हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का अलवरी कहा था, है ना। और विभीषण किसने कहा था, राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। हवाल बाग का युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो हवाल बाग की बात करें दोस्तों तो महेंद्र चंद और गोरखा सेना के बीच में हुआ था। प्रद्युम्न शाह किस तिथि को मृत्यु को प्राप्त हुए, यानी खुरबड़ा युद्ध की बात की जा रही है। तो खुरबड़ा का युद्ध कब हुआ था, 14 मई 1804 को हुआ था। नरसाही का मंगल कांड किस वर्ष घटित हुआ, तो यह प्रश्न हमने आपको पूछा था, और मुझे मालूम है दोस्तों आप सभी इसका राइट आंसर देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी देंगे 1793 इसका बिल्कुल सही देंगे। गोरखा सैनिक काल में किन सैनिकों ने तलवार, खोखरी आदि से अपनी जुल्फे काट दी,
तो देखिए दोस्तों, एक हल्की सी लाइन हमने आपको बताया था कि नगर कोटि के जो सिपाही थे, तो हमने आपको बताया था कि जो नगर कोटि के सिपाही होते थे ना, उनकी पहचान होती थी उनकी जुल्फे, वो बड़ी बड़ी जुल्फे रखा करते थे और इसी से उनकी पहचान होती थी कि नगर कोटि के जुल्फे हैं। जब नरसाई ने मंगलवार का कांड किया था, इन्हें मारने की तैयारी की थी, तो जिससे ये बच पाए इसलिए उन्होंने अपनी क्या थी जो जुल्फे थी वो काट दी थी। तो यही इसका आंसर है दोस्तों, और आप सभी जानते होंगे नगर कोटि के सैनिक। अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 कि 1500 कमीणों को हत्या किस सूबादारों करा गई? तो इसी ने करवाई थी, जो नरसाही था, यही बड़ा वो था, गंदा व्यक्ति था, नरसाही द्वारा 1793 में ही। प्रथम भू बंदोबस्त में 20 नाली भूमि पर कितना रुपए टैक्स लिया जाता था? तो प्रथम भू बंदोबस्त सुभाष जोगमल ने करवाया था और टैक्स की बात करें तो 1 रुपया टैक्स लिया जाता था। गोरखा काल में दोनिया क्या था? तो दोनिया दोस्तों पहाड़ी पशुचारकों पर लगने वाला एक प्रकार का कर था। अब है क्वेश्चन नंबर 21 और इसका आंसर दीजिए जरा कि सामान्यतः कुशही टैक्स के रूप में ब्राह्मणों से कितना रुपए लिया जाता था? तो देखिए दोस्तों, यह जो टैक्स लिया जाता था वो सामान्यतः 5 रुपए लिया जाता था। आंग्ल नेपाल युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो बताइए जरा गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था? नहीं दोस्तों, वारेन हेस्टिंग नहीं था, ये लॉर्ड हेस्टिंग था। क्या था? लॉर्ड हेस्टिंग, जिसे मोयरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोयरा, लॉर्ड मोयरा। तो ध्यान रखना, लॉर्ड मोयरा था। 15 मई 1815 को मलावगढ़ का संधि किसके मध्य हुई थी? तो मलावगढ़ की बात करें तो देखिए दोस्तों, हमने मलावगढ़ के बारे में डिस्कस किया था, अमर सिंह थापा, आक्टर लोनी, जिसे मलोन भी कहते थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 है कि 2 दिसंबर 1815 को सुगोल की संधि पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किया गया था? तो गजराज मिश्र और कर्नल ब्रेडशॉ के बीच में हुआ था। 25वां क्वेश्चन है कि सुगोली की संधि को कब स्वीकार किया गया? तो यह तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आप सभी इसका आंसर देंगे दोस्तों। तो दीजिए जरा इसका सही आंसर क्या होगा कि सुगोली की संधि को कब स्वीकार किया गया था? तो 4 मार्च। जी हाँ दोस्तों, 4 मार्च 1816। सुगोली संधि समारोह नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये थोड़ा टफ प्रश्न है और डीप प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, करंट अफेयर का है और अनुरंजन झा द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी जब 200 वर्ष पूरे हुए थे सुगोली संधि के। फिर है खलंगा नाला पानी का युद्ध। देखिए, खलंगा नाला पानी का युद्ध जिलेप्सी की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी 31 अक्टूबर 1814 को। यह भी हमने डिस्कस किया था। मोकर घरई पिछई कर प्रति परिवार से कितने रुपए लिया जाता था? तो यह लिया जाता था 2 रुपए सालाना। और यहाँ पे दोस्तों है 29वां क्वेश्चन कि गोरखा शासन काल में सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? तो इसे कहते थे मनोचोल भूमि। क्या कहते थे? मनोचोल भूमि। और तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन है कि सुगोली की संधि किस वर्ष से सतत शांति और मैत्रीपूर्ण के रूप में आगे बढ़ाया गया था? तो आपने देखा था दोस्तों 1823 था, यह बिल्कुल सही था। तो यहां तक तो दोस्तों इतना ही है और हमारा जो गोरखा शासन है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहां तक दोस्तों इतना ही है, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब देहरादून स्टडी पॉइंट। और मिलते हैं दोस्तों आपको नई वीडियो में। और हाँ दोस्तों, टारगेट है इस वीडियो का 200 लाइक्स, तो प्लीज लाइक जरूर करें। मिलते हैं आपको नई वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।